वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे जियोग्राफी सब्जेक्ट के बारे में, मतलब कि भूगोल तृतीय वर्ष के बारे में, जो कि बीए बात की जाए से संबंध रखता होगा, मतलब बीए तृतीय वर्ष पेपर 2 जियोग्राफी के। तो उसके सिलेबस के बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। आपको बताने का प्रयास यही रहेगा कि आखिरकार आपके सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। हमने पेपर 1 का सिलेबस इससे पहले अपलोड कर दिया है, आप सभी लोगों ने उसको देखा और अच्छी खासी मात्रा में आप सभी लोग उसको देखें और लाइक वगैरह भी आप लोग देते हैं अच्छी खासी मात्रा में। तो उम्मीद यही है कि इस वीडियो पर भी आप वही करेंगे और उसके बाद में मैं कक्षा को प्रारंभ करूं और एक एक मुद्दे को समझने का प्रयास करें कि आखिरकार आपके सिलेबस के अंतर्गत किन किन मुद्दों को जो है शामिल किया गया है, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी होंगी सिलेबस के अंतर्गत, और साथ ही साथ पिछले 5 वर्षों में या फिर 6 वर्षों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार से प्रश्नों का ट्रेंड जो है बदला है या नहीं बदला है, या किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर बताने का आपको प्रयास कर देंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर के वीडियो आपकी बड़ी ही रोचक होने वाली है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए प्रारंभ कर देंगे अच्छा को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। आपको सबसे पहले बता दूँ, बीए तृतीय वर्ष मतलब कि बीए पार्ट 3, क्या बीए पार्ट 3 या फिर एक प्रकार से बोल सकते हो इसको जो है थर्ड ईयर। ठीक है, थर्ड ईयर या पार्ट 3 कुछ भी आप बोल सकते हो। लगभग बात की जाए तो जो है 4th सेमेस्टर या फिर 5th सेमेस्टर में पहुँचता है जा करके। यहाँ पर देखें, द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाला, मतलब पेपर 2। ओके, पेपर 2, पेपर 1 हम जियोग्राफिकल थाट्स चर्चा कर चुके हैं, जो है भौगोलिक चिंतन के मूल आधार, या फिर जियोग्राफिकल थाट को आप भौगोलिक विचारधारा भी कहते हैं। तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और पेपर आपके 2 का कौन सा क्या नाम है, पर्यावरणीय अध्ययन। अब जब हम पेपर 3 देखेंगे तो पेपर 3 में 3 खंड हैं और प्रत्येक खंड के सिलेबस को आपको बता दूंगा, यानी दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया और सुदूर पूर्व एशिया, सभी के सिलेबस को हम जो है समझ लेंगे और आपको विधिवत रूप से बता देंगे। ठीक, तो बिल्कुल चिंता न करें। इन्वायरमेंटल स्टडीज, अंग्रेजी वालों ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है पेपर का। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज, आप चाहे बीए सेकंड ईयर में हो, अगर आपके सिलेबस में ये है तो आप इन्वायरमेंटल स्टडीज का सिलेबस देख लीजिए। थर्ड ईयर में है या फिर किसी भी आप एमए वगैरह करेंगे अगर जियोग्राफी से, तो इसमें भी आपको मिल जाएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो यहाँ पर आपका सिलेबस जो है 5 इकाइयों में बटा हुआ है। इकाई 1 में देख लेते हैं क्या क्या शामिल है, और यहाँ पर देखेंगे मैंने कुछ खास मुद्दों को रखा है। बस यही अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो आपका एक प्रकार से बात की जाए तो सारा का सारा यहीं से पूछा जाएगा, यहीं से प्रश्न बने पिछले आप 5-6 जो है साल के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनको देखेंगे। तो मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देने का प्रयास करूँगा कुछ मात्रा में, कुछ विश्वविद्यालय का। ठीक, यहाँ पर देखेंगे इकाई 1 लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय का जो सिलेबस होता है जियोग्राफी का यही होता है, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि हमारे सिलेबस जो होंगे, जो मेरे द्वारा बताए जा रहे सिलेबस हैं वह किस विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, तो उस प्रश्न का जवाब यही है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं, अधिकतर विश्वविद्यालय में यही सिलेबस फॉलो होता है। अगर ध्यान देनी होगी यहाँ पर बात ये होगी कि अगर आपके पेपर का नाम पर्यावरणीय अध्ययन अर्थात इन्वायरमेंटल स्टडी है, तो यही सिलेबस आपको देखना होता है, नहीं पढ़ना होता। ठीक, अब इस पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा हम। इकाई 1 देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पर्यावरण भूगोल के बारे में देखेंगे और पर्यावरण भूगोल का अध्ययन देख लेंगे कि पर्यावरण का भूगोल का अध्ययन हम किन किन जो है चीज़ों में करते हैं, पर्यावरण भूगोल क्या होता है, तो इसको हम विधिवत रूप से समझ लेंगे। तो बिल्कुल चिंता न करें, आप सभी लोग चिंता न करें, आसानी से हम हर एक मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो पर्यावरणीय भूगोल क्या होता है इसको देखेंगे। क्या पर्यावरणीय भूगोल अर्थात कि जो इन्वायरमेंटल जियोग्राफी होती है उसकी हम क्या करेंगे, स्टडी, यानी स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल जो है जियोग्राफी। तो इन्वायरमेंटल जियोग्राफी का हम क्या देखेंगे, यहाँ पर अध्ययन देखेंगे कि अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम बता देंगे आपको। नेक्स्ट बात की जाती है पर्यावरणीय अध्ययन के उपागम। उपागम मतलब होता है तत्व या फिर एक प्रकार से एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स या उपागम या अप्रोचेज, यानी क्या क्या अप्रोच हैं। अंग्रेजी में उपागम को अप्रोच कहा जाता है। तो यानी कि बात की जाए तो अप्रोचेज ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज के क्या क्या उपाय या फिर क्या क्या उपागम हो सकते हैं, किन किन अप्रोच का प्रयोग करके हम इन्वायरमेंटल स्टडी कर सकते हैं। और आगे बात की जाए पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी के बारे में चर्चा कर लेंगे, पारिस्थितिकी क्या होती है। साथ ही साथ हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में चर्चा कर लेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, दोनों में मूलभूत अंतर भी पाया जाता है, हम विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। चूँकि पारिस्थितिकी और पर्यावरण जो है एक प्रकार से बात की जाए
अपने आप में एक प्रकार से पारिस्थितिकी है, एक विषय वस्तु है। अपने आप में पारिस्थितिकी और पर्यावरण ये अलग अलग विषय वस्तु की श्रेणी में आ सकते हैं। अगर बहुत लंबा जो है एक प्रकार से बात की जाए, बढ़िया विषय वस्तु की श्रेणी में आता है। वैज्ञानिक विषय वस्तु एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं आप। तो हम बता देंगे बिल्कुल, तंत्र पूरा का पूरा उसमें जो सिस्टम आता है हम चर्चा कर लेंगे। उसकी संकल्पना को देखना हमको, अर्थात पर्यावरण और पारिस्थितिकी की संकल्पना को देखते हुए हमको पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की भी संकल्पना को देख लेना। ठीक, तो यहाँ तक आपका जो है ये दो हम देख लिए, मतलब 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका मानव पर्यावरण संबंध, अर्थात मैन इन्वायरमेंटल जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन या फिर मैन एंड इन्वायरमेंट। तो ये अर्थात मानव और पर्यावरण के बीच में शुरुआत से ही संबंध रहा है। और ध्यान रखने योग्य यहाँ पर बात ये होगी कि पर्यावरण जो होता है एक प्रकार से उसका संबंध जो है, आपने पढ़ा होगा बीए फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा मानव भूगोल के अंतर्गत, कि मानव का संबंध जो होता है पर्यावरण से उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से बात की जाए एक बालक का अपने पिता से होता है, मतलब कि एक पुलिस का बात की जाए उसकी जनता से होता है। आप देखते होंगे उसमें कई सिद्धांत आपने पढ़ा होगा बीए फर्स्ट ईयर में, जैसे कि रुको एंड जाओ सिद्धांत उसमें, यानी संभववाद जो है, प्रकृतिवाद यानी नेशनलिज्म, मतलब नेशनलिज्म बोला हो, अन्य जो है एक प्रकार से नेचरलिज्म, मतलब प्रकृतिवाद आपने देखा होगा, संभववाद देखा होगा बीडा लीला ब्लास यानी वाडा लीला ब्लास का। तो कहीं ना कहीं पे ये सब जो होते हैं ये मानव और पर्यावरण के बीच में इंटर रिलेशनशिप दिखाते थे। और ध्यान देने योग्य यहाँ पर बात यह होगी कि प्रकृति के अनुकूल यदि मनुष्य अपने आप को ढाल लेता है तो प्रकृति उसको क्या करती है और आगे बढ़ाती है, उसका भरण पोषण करती है। लेकिन प्रकृति के हिसाब से अगर मनुष्य नहीं चलता है, मनुष्य प्रकृति से ज़्यादा हस्तक्षेप करता है, प्रकृति में प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करता है, उसकी अवमानना करता है, लगातार प्राकृतिक नियमों की अवमानना करने पर प्रकृति रुष्ट हो जाती है। और प्रकृति रुष्ट जब हो जाती है तब वह क्या कर देती है, इलिमिनेशन, एक जो है प्रकार शब्द होता है, पारिभाषिक शब्द है इलिमिनेशन, जिसको हिंदी में बात की जाए तो हम क्या बोलते हैं, निरसन। हिंदी में इलिमिनेशन को हम क्या कहते हैं, निरसन कहते हैं। अर्थात परिस्थिति मतलब जो परिस्थिति मतलब जो प्रकृति होती है वह इलिमिनेशन कर देती है किसका, मनुष्य का। चूँकि मनुष्य जो है उसके नियमों की अवहेलना कर रहा है, उसके नियमों को नहीं मान रहा है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जो परिस्थिति मतलब की जो प्रकृति होती है वह मनुष्य को ही नष्ट कर देती है। यानी कि जो व्यक्ति या फिर जो प्राणी पृथ्वी पर या फिर जो भी कोई भी वस्तु हो जो पृथ्वी पर रह कर के प्राकृतिक नियमों की अवमानना नहीं करेगा, मतलब प्रकृति के साथ अपने आप को ढाल लेगा जिस हिसाब से प्रकृति परिवर्तित हो रही है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति या फिर जो वस्तु या फिर एक प्रकार कोई भी सजीव प्राणी हो वह अपने आप को प्रकृति के हिसाब से अगर ढाल ले जा रहा है तो वह व्यक्ति बचा रहेगा। अगर नहीं ढाल पा रहा है तो प्रकृति उसका क्या कर देगी, निरसन मतलब खात्मा कर देगी, खत्म हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा डार्विनवाद। डार्विन महोदय ने क्या बताया था इसको लेकर के, डार्विन महोदय ने बताया, जिराफ के उदाहरण देते हुए डार्विन ने कहा, क्या कहा था डार्विन और लैमार्क ने। तो पहले डार्विन का आप देख लीजिए, यही प्रकृति का एलिमिनेशन आपका समझ में आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में एक प्रश्न लगातार पूछा जाता है। तो जो है डार्विन महोदय जो थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो जिराफ होते हैं वो 2 कैटेगरी के जिराफ हुआ करते थे। डार्विन महोदय ने क्या बताया हमको, डार्विन महोदय ने बताया था कि 2 कैटेगरी के जिराफ हुआ करते थे, एक तो लंबी गर्दन वाले मतलब एक छोटी गर्दन वाले जिराफ, और एक कौन से, एक लंबी गर्दन वाले जिराफ हुआ करते थे, एक लंबी गर्दन वाले जिराफ हुआ करते थे, ठीक है, एक लंबी गर्दन वाले जो जिराफ हुआ करते थे। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि एक ऐसे जिराफ जिनकी गर्दन लंबी होती थी, एक छोटी गर्दन ही गाय भैंस की तरह से जो जिराफ होते थे वो जिराफ, ठीक। तो ये हुआ क्या कि जंगल में क्या हो गई, आग लग गई, जंगल के जो नीचे की चीज़ें थीं वो सूख गई, घास पात जो थी वह सब सूख गई। और जब घास फूस सब सूख जाती है, धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे ये लोग जो है पेड़ की पत्तियों को लपक लपक कर खाते हैं। और जब पेड़ की पत्तियों को लपक लपक कर ये लोग खाते हैं तो कहीं ना कहीं पे जो जिराफ होते हैं तब देखेंगे इनकी अगली टांगों का प्रयोग और इनके सर का प्रयोग क्या होता गया, धीरे धीरे लंबा होता गया। तो एक प्रकार से मतलब ये तो जो है लैमार्क का है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये लैमार्क का है, ये लैमार्क का बता रहा हूँ। ऐसे पहले डार्विन का, तो इन्होंने कहा कि 2 काठी के जिराफ हुआ करते थे, पहला ये और दूसरा ये। अब इसमें हुआ क्या कि प्राकृतिक नियमों की अवहेलना कौन कर रहा था, ये मतलब जो छोटे कद वाला जिराफ था यह प्राकृतिक नियमों के हिसाब से अपने आप को प्रकृति के साथ नहीं ढाल पाया, जबकि जो बड़े गर्दन वाला जिराफ था उसने प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। और इसी कारण से आज लंबी गर्दन वाले जिराफ हमारे सामने मिलते हैं और ये जिराफ जो है वो ख़त्म हो गई। जबकि लैमार्क कहते हैं कि क्या हुआ, जो है जल भर गया सभी जंगलों में, घास फूस सब सूख गई, उसके बाद में जो पेड़ की पत्तियों को लपक लपक कर खाने से लगातार
अगली टांगों का और अपने सर का अधिक बार प्रयोग करने से क्या हुआ, इनकी टांग में क्या हो गई, वृद्धि हो गई और पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब अनुवांशिकता का प्रभाव देखने को मिलता गया। और एक प्रकार से आज हमारे सामने जिराफ की जो कैटेगरी है, इतनी लंबी टांग और इतनी लंबी उनकी जो है एक प्रकार से सर होता है। तो ये बताया लेमार्क ने। तो लेमार्क और डार्विन ये थी, इन्होंने प्रकृति के हिसाब से बताया था उद्विकास को लेकर के। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा बताने का प्रयास आपको करेंगे, कौन सा क्या मुद्दा। तो यहाँ पर ये प्रकृति का एलिमिनेशन था। हालांकि हम इसको चर्चा कर लेंगे विस्तार से जब हम यहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियो के तहत जब हम पहुँचेंगे मानव पर्यावरण संबंध में, तो हम तमाम सारे जो नियम दिए गए हैं, यानी कि चाहे वो संभववाद हो, प्रकृतिवाद हो, रुको एंड जाओ सिद्धांत हो, इन सभी सिद्धांतों को समझेंगे। रुको एंड जाओ सिद्धांत का मतलब ये होता है, ये प्रकृति होती है, जो प्रकृति होती है वह एक प्रकार से के बाद मान लेते हैं ये क्या है, रोड है, मान लेते हैं ये रोड है, ये भी रोड है, ये रोड है आपका। ठीक, ये चारों तरफ का रोड है, कोई चौराहा मान लेते गोल चौराहा कहीं का है। तो यहाँ पर देखेंगे इधर से भी गाड़ी मोटर आएंगे, ठीक है, इधर से भी गाड़ी मोटर आ रही है, इधर से भी आ रहे हैं और इधर से भी आ रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इस चौराहे पर एक व्यक्ति जो होता है वो पुलिस में सफ़ेद वर्दी में क्या होता है, यहीं पर खड़ा हुआ होता है। और वो व्यक्ति जो होता है जब इधर वाली गाड़ियों को रोकना चाहता है तो इधर को रोक देता है, मतलब इधर कह देता है कि हाथ दिखा देता है तो इधर वाले रुक जाते हैं, इधर हाथ दिखाता है इधर वाले रुक जाते हैं, इनको निकाल देता है, फिर इधर रोक देता है। जब मतलब जब चाहता है तब कहता है जाओ, जब चाहता है जब रोक दो, मतलब एक प्रकार से जाओ रोक दो। तो एक प्रकार रुको एंड जाओ, मतलब जो प्रकृति यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर जो ये है मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब जो पुलिसमैन है ये क्या है, पुलिसमैन क्या है, प्रकृति है। क्या है पुलिसमैन, ये प्रकृति है। और ये जो होता है मनुष्य को अपने हिसाब से चलाती है। ठीक, मतलब कि सारे के सारे नियम कौन बना रहा है, ये पुलिस जो है रूल, उसको नियम बना है, उस नियमों की आप अवमानना करेंगे तो एक प्रकार से चालान हो जाएगी आपकी। तो ये प्रकृति है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो आ रहे जो यात्रीगण हैं ये कौन है, ये मनुष्य हैं। तो ये मनुष्य जो होते हैं अगर प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, प्राकृतिक नियमों के हिसाब से चलेंगे तो उनका चालान नहीं कटेगा। अगर मान लेते हैं और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं तो उनका चालान तुरंत हो जाएगा। ठीक, और ध्यान रखेंगे तो सीसीटीवी वगैरह भी लगे गए हैं, तो वहाँ पर आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा कब आपका चालान कटा, कब आपका क्या हुआ, पैसे भी कट गए। चलिए, तो हालांकि यहाँ पर ये था, तो मानव पर्यावरण के संबंध को हम देख लेंगे। आप परेशान मत होइएगा सभी लोग, ठीक है, बस अपना मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ाए रखिएगा और साथ ही साथ शुक्ला स्टडी पॉइंट का भी बढ़ाए रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल भी डाउन ना हो सके और लगातार मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँ। ठीक, आइए इकाई 2 के बारे में समझते हैं मेरे भाई। इकाई 2 में जो है आपका क्या है, इकाई 2 में सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण अवनयन का कारण और समस्या। अब पर्यावरण अवनयन जो होता है मतलब पर्यावरण में होने वाली कमियों को ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण अवनयन कहते हैं। मतलब जिस तरीके से हमारे सामने प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई पर्यावरण या भी प्राकृतिक जो संपदा है या प्राकृतिक जो संसाधन है, जिस प्रकार से प्रकृति ने हमको प्रदान किए थे, ठीक उसी प्रकार से अगर हो तो पर्यावरण अवनयन नहीं हुआ। उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में जो कमियाँ आई हैं, उनकी चाहे गुणवत्ता में हो, चाहे उनकी मात्रा में हो, चाहे मात्रात्मक रूप से, चाहे जो है मतलब कि गुणवत्ता रूप में, मतलब चाहे बात की जाए तो एक प्रकार से क्वांटिटी में कमी आई हो या फिर क्वालिटी में कमी आई हो। अगर किसी भी प्रकार की कमी प्राकृतिक संसाधनों में आई है तो एक प्रकार से वही क्या होता है, वही आपका पर्यावरण अवनयन होता है, अर्थात जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, तो पर्यावरण अवनयन के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि पर्यावरणीय जो अवनयन होता है, अवनयन मतलब सीधा सीधा आप समझें, अवनयन मतलब सीधा सीधा क्या होता है, कमी। अवनयन मतलब क्या होता है, कमी। ओके, अवनयन मतलब सीधा सीधा एक भाषा में समझो कमी। और चूँकि पर्यावरणीय अवनयन बोला तो यानी कि पर्यावरण में जो कमियां आ रही हैं उन्हीं को हम पर्यावरणीय अवनयन कहते हैं। सिंपल भाषा में समझो, जब मैं एक प्रकार से वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग करूँगा तो विभिन्न विद्वानों के हिसाब से आपको बता दूंगा। ठीक, कि क्या क्या कमियां आई हैं और पर्यावरण अवनयन के कौन कौन से कारण रहे हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक भी मुद्दा आपका छूटेगा नहीं, विश्वास मानिए, एक भी प्रश्न आपसे छूट करके नहीं जाएगा और आप समझ बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे, आप समझ बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे। यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो पर्यावरणीय अवनयन के जो कारण हैं उनको देखेंगे और क्या यानी समस्या है, यानी कि इशूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब ये समस्याएँ हैं यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो इशूज़ हैं पर्यावरण को लेकर के, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करनी है। मान लेते हैं पर्यावरण में कैसे कमी आ रही है, जैसे मान लेते हैं मृदा अपरदन हो गया। मृदा अपरदन मतलब क्या होता है, कमी आना, मृदा का कट करके बहना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। अपरदन जो होता है, अपरदन मतलब होता है कि मान लेते हैं ये पहाड़ है, ये पहाड़ है और इस पहाड़ पर मान लेते हैं कि ये पहाड़ की मिट्टियाँ हैं, पहाड़ की मिट्टी मान लेते नहीं, ये कोई मैदान है।
ठीक है, ये कोई मैदान है मान लेते हैं, और यहाँ पर पर्वत है, यहाँ से नदी आई बहते हुए। अब यहाँ पर नदी आई बहते हुए तो नदी का वेग इतना ज़्यादा है कि मिट्टी काट ले रही, मतलब कि मिट्टी काट दे रही है। अब मिट्टी का कट करके बहना ही, मतलब मिट्टी का जल के साथ कट के बहना ही क्या कहलाता है, यही कहलाता है मृदा अपरदन। मतलब मिट्टी का कट करके बहना या फिर मिट्टी उड़ जाना कहीं से, ये सब क्या है, अपरदन है। अब चूंकि मृदा अपरदन हो रहा है, मतलब कि मृदा कट करके बह रही है, ठीक है। वायु के हिसाब से बात की जाए, मतलब कि वायु अगर वायु के द्वारा हो रही है, जल के द्वारा अपरदन हो रहा है, किसके द्वारा अपरदन, तो मृदा अपरदन जो होता है वो वायु के द्वारा भी होता है, जल के द्वारा भी हो सकता है। यानी कि वायु के द्वारा जो रेतीले इलाके होते हैं वहाँ से मिट्टी उड़ जाती हैं, जिससे बालू का स्तूप या कई प्रकार के जला, मतलब कई प्रकार से वायु के द्वारा स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं, जो कि आप BA फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो मृदा अपरदन हम देख लेंगे, मृदों में जो कमी आ रही, मृदा जो बह रही ऊपर की, जब ऊपर की मृदा बह जाएगी तो क्या हो जाएगा, जब ऊपर की आपकी मृदा बह जाएगी तो मृदा की जो खाद वगैरह ऊपर ही डालते हैं हम लोग, तो इतना इंच जब वहाँ से सारी की सारी चीज़ें बह गई तो हमारा जो मटेरियल है सब सारा का सारा उर्वरक क्षमता जो है खेत की, वह क्या हो जाती है, वह समाप्त हो जाती है। तो मृदा अपरदन भी क्या है, एक प्रकार से पर्यावरण अवनयन का ही एक प्रकार से उदाहरण देख सकते हैं। नेक्स्ट आप वन विनाश देख सकते हो, यानी कि वन का कटाव आप करेंगे तो यह भी पर्यावरण अवनयन है। हम समझेंगे वन विनाश के कारण परिणाम सब देखेंगे, विस्तार से हम एक एक मुद्दे को समझाएंगे। नेक्स्ट आपका मरुस्थलीकरण। मरु मतलब होता है मरी हुई, मरु मतलब क्या होता है, मरा हुआ है, मरी हुई, ठीक है। स्थली मतलब होता है, स्थल मतलब क्या होता है, स्थल मतलब होता है ज़मीन यानी पृथ्वी, ठीक है। स्थल मतलब क्या होता है, स्थल यानी ज़मीन कोई, और करण मतलब क्या होता है, उसका होना, मतलब मरी मतलब भूमि में चेंज हो, मतलब मरी भूमि होना। मरी भूमि होना मतलब कि कोई ऐसी मिट्टी जिसका क्या हो जाए, जिसमें उर्वरक क्षमता हो, धीरे धीरे क्या हो, उसकी उर्वरक क्षमता क्षीण होते होते वह क्या हो जाए, मरुस्थल बन जाए, मतलब कि ऐसी मृदा बन जाए जिसमें कोई चीज़ मतलब कि उर्वर ना हो सके, तो मरुस्थल में बदल जाए। तो मरु मतलब होता है मरी हुई, स्थल मतलब भूमि, ऐसी भूमि जिसका उपयोग हम खेती के लिए ना कर सके उसी को मरुस्थल कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं, जिस प्रक्रिया के उपरांत कोई उपजाऊ भूमि क्या हो जाए, कोई उपजाऊ भूमि का, किसी उपजाऊ भूमि का एक प्रकार से स्थानांतरण नहीं बोल सकते, किसी उपजाऊ भूमि का मरु भूमि में चेंज हो जाना, या फिर ऐसी भूमि में चेंज होना जहाँ पर हम कुछ ना उगा पाएँ। तो ऐसी भूमि में चेंज होने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं, ठीक। आगे समझते हैं हम पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मृदा प्रदूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ेगा। मृदा प्रदूषण हो गया, यहाँ पर जल प्रदूषण से प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम्स में, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये 3 प्रदूषण मोस्ट हैं, ठीक है, मृदा, जल और वायु प्रदूषण यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ लास्ट में हम ठोस अपशिष्ट भी देख लेंगे। ठोस अपशिष्ट, यहाँ पर ठोस अपशिष्ट प्रदूषण यानी कि जो कुछ ठोस पदार्थों से प्रदूषण होता है उन प्रदूषण को देख लेंगे, यानी कि जो प्लास्टिक वगैरह फिर तमाम प्रकार की चीज़ें ऐसे, यानी कूड़ा करकट जो हो गए वो जो फैलते हैं समाज में बोल रहा हूँ, वो जो फैल जाते हैं मान लो पृथ्वी पर, तो उससे वो गलते नहीं चूँकि, और वो क्या करते हैं, वो भी एक प्रकार से प्रदूषण ही कर रहे हैं, तो उसको भी देख लेंगे हम। तो ठोस अपशिष्ट प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, पर्यावरण प्रदूषण हो, मतलब पर्यावरण में ही सब आ जाते हैं। नेक्स्ट बात की जाए जनसंख्या दबाव जो होता है, यानी कि जनसंख्या भी एक प्रकार से बात की जाए अधिक मात्रा में बढ़ेगी, किसी भी पृथ्वी पर भी दबाव बढ़ता है ना, क्योंकि पृथ्वी पर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि जनसंख्या अधिक मात्रा में होगी तो क्या होगा, पृथ्वी पर दबाव बढ़ेगा, जिसके कारण से कई प्रकार की हानियाँ होती हैं। अब हम इन सभी को देखेंगे विस्तार से। नेक्स्ट बात की जाए आपका कौन सा, इकाई 3। इकाई 3 हम समझ लेते हैं, इकाई 3 क्या है। इकाई 3 में देखेंगे पर्यावरणीय प्रबंधन क्या है, पर्यावरणीय प्रबंधन है इकाई 3 में हम। तो पर्यावरण हम क्या देखेंगे भाई, पर्यावरणीय प्रबंधन देख लेंगे, क्या होता है पर्यावरणीय प्रबंधन। अब पर्यावरणीय प्रबंधन में चूंकि बड़ा जटिल टॉपिक है और लंबा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, मतलब जो पर्यावरण अवनयन हो रहा है या फिर जो पर्यावरण में कमियां आ रही हैं उनको कैसे रोका जाए, उनके लिए क्या क्या चीज़ें की जाएँ, तो वो होता है आपका पर्यावरण प्रबंधन, यानी पर्यावरण को मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी मैनेजमेंट ऑफ जो है इन्वायरमेंट। तो इसके बारे में हमको यहाँ पर देखना है, और यहाँ पर देखेंगे चूँकि पर्यावरण मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक होती है, पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक होती है। इसलिए सबसे पहले हम पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर देखिएगा लिखा है, और संरक्षण, यानी पर्यावरण का संरक्षण हम कैसे करते हैं, तो पर्यावरण के संरक्षण पर हम चर्चा कर लेंगे। पर्यावरण संरक्षण कैसे कर सकते हैं, शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा क्या होती है, और पर्यावरणीय प्रबंधन के अंतर्गत और भी तमाम सारे प्रोसेस हैं उनको भी देख लेंगे, ठीक। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बड़ा लंबा टॉपिक है, ऐसे मतलब हो सकता है 1 आध 2 पॉइंट यहाँ पर मैं ना बता पाऊँ आपको,
या नहीं बता रहा हूँ, तो ऐसा ये मत समझिएगा कि पर्यावरण प्रबंधन आपने सर जी बोल के छोड़ दिया, इसको डिफाइन नहीं किया। प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट एक प्रकार से करना, किसका? तो पर्यावरण का। पर्यावरणीय मैनेजमेंट का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आखिरकार पर्यावरण में जो डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब कि एक प्रकार से जो कमियाँ आ रही हैं, अवनयन हो रहा है पर्यावरण का, उसको कैसे रोका जाए, कोई प्रदूषण फैल रहा है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो यही होता है। ठीक, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे विधिवत रूप से। नेक्स्ट है आपका प्रमुख पर्यावरणीय नीतियाँ, मतलब प्रमुख रूप से कुछ पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण को बढ़ाने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए या पर्यावरण को की देखभाल करने के लिए कई प्रकार की नीतियां बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, और कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, कई कार्यक्रम और कई नीतियां बनाई गई हैं। उन नीतियों में हम देखेंगे, जैसे कि बात करें इसमें चिपको आंदोलन आप देखते होंगे, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, इन सभी के जो है साथ में प्रयोग करके हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा जी के। ये क्या चिपको आंदोलन, वृक्षों पर चिपक जाते थे कि पेड़ को नहीं काटने देंगे, वृक्ष लगाओ पानी दो, कई प्रकार की नीतियां, कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा और कुछ निजी संस्थाओं के द्वारा भी, तो इनको हम देख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए इकाई 4 में। इकाई 4 में आप देखेंगे क्या, इकाई 4 में देखेंगे गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान क्या है? एक प्रकार से गंगा को स्वच्छ करने के लिए, उस पर कार्य करने की एक प्रकार से जो है एक प्रकार से एक प्लान है, एक जो है एक प्रकार से प्लान के साथ ही साथ एक कार्यकारिणी, एक समिति के रूप में यह सामने आ सकता है गंगा एक्शन प्लान। ये कार्य हो रहा गंगा की सफाई हेतु। अब इसको हम गंगा एक्शन प्लान क्या है, इसके तहत क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं उसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो टाइगर प्रोजेक्ट, ये टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, यानी कि बाघ की संख्या कम हो रही भारत में, या फिर भारत में नहीं अपितु पूरे के पूरे संसार में टाइगर की संख्या कम हो रही थी। टाइगर रिजर्व जो है जोन स्थापित किया जा रहा है, टाइगर को बचाने के लिए इसके संबंधित प्रोजेक्ट चालू किए जा रहे हैं, इसको देखेंगे। टिहरी बांध परियोजना जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, और नर्मदा बांध यानी सरदार सरोवर जो है बांध परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना, नर्मदा बांध इसी को कहते हैं, और उसके अंदर टिहरी बांध, तो इन सभी पर हम चर्चा कर लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि टिहरी और नर्मदा बांध को लेकर के एक प्रश्न एग्जाम्स में लगातार बनता है। टाइगर प्रोजेक्ट से एक प्रश्न आता है, गंगा एक्शन प्लान से एक प्रश्न आता है, चाहे अति लघु उत्तरीय का, चाहे लघु उत्तरीय का, चाहे दीर्घ उत्तरीय का, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। इन तीनों में से लगभग 3 प्रश्न आएंगे। इकाई 4 से एक प्रश्न आएंगे, यहाँ से लगभग 2 प्रश्न की संभावना है, यहाँ से बात की जाए लगभग यहाँ से 3, और यहाँ से भी 3 प्रश्न, यहाँ से भी 3 6 ऐसे प्रश्न आपके आते हैं लेकिन दीर्घ उत्तरीय में। ठीक, तो बिल्कुल चिंता न करें, प्रश्नों को भी बताऊंगा कैसे आते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देने का प्रयास करूंगा। ठीक, कुछ हमारे चैनल में पहले से अपलोडेड है, उनको देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ कैसे पेपर आते हैं और सिलेबस क्या है। इकाई 5 का सिलेबस हम देख लेते हैं भाई क्या है। इकाई 5 में यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग पर्यावरणीय मुद्दा, यानी कि जो है इन्वायरमेंटल कुछ मुद्दे होते हैं, यानी इशूज़ ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंटल इशूज़ जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि जैव विविधता हो गई। जैव विविधता मतलब क्या होता है? जैव मतलब होता है जीवों की, जैव मतलब क्या होता है? जीवों की। विविधता मतलब होता है कई प्रकार के। जैव विविधता क्या होती है पता है? लगातार हर बार प्रश्न जैव विविधता को लेकर के एग्जाम से बने हैं। अब की 2021 की भी परीक्षा हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा जैव विविधता से प्रश्न आया था। तो यहाँ पर जैव विविधता से तात्पर्य क्या है भाई? जैव मतलब होता है जीव, विविधता मतलब होता है कई प्रकार के जो जीव हो, चाहे वनस्पतियाँ हो, जब वह एक स्थान किसी स्थान पर अधिक मात्रा में हो जाती है तो उसी को हम जैव विविधता क्षेत्र घोषित कर देते हैं। जैसे कि बात की जाए भारत में बात की जाए तो ये मान लेते हैं ये भारत है अपना, ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, ठीक। हालांकि ये जो है अपना ये छोटा हो गया, बट यहाँ पर जो पूर्वोत्तर भारत है अपना, ये पूर्वोत्तर वाला, ये बात की जाए ये हिमालयन वाला क्षेत्र यानी कि पूरा का पूरा, और ये जो दक्षिणी घाट मतलब कि एक प्रकार से जो ये पश्चिमी घाट है, और ये अपना क्या है? पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट ये हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, ये जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, और ये पूर्वोत्तर एरियाज हो गई। ये 4 क्षेत्र यानी कि हिमालय पर्वत का क्षेत्र, और जो है पूर्वोत्तर भारत का जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये घाट जो है यहाँ पर क्या अधिक मात्रा में जीवों का एक प्रकार से विकास पाया जाता है। और जब यहाँ पर अधिक मात्रा में जीवों का विकास पाया जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे हॉट स्पॉट जोन में रखते हैं, यानी जैव विविधता यहाँ पर अधिक मात्रा में है, तो ये जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक। इसी प्रकार जैव विविधता मतलब जहाँ पर ऐसा स्थान जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रजातियों के मतलब विभिन्न प्रजातियाँ निवास करती हैं, विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु, विभिन्न प्रजाति के वनस्पतियाँ निवास करती हैं एक ही जगह पर, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। मतलब जीवों की विविधता मतलब होता है कई प्रकार के लोग हों, ठीक, तो विविधता होती है। अब कोई स्थान हो तो जैव विविधता क्षेत्र हो गया वो। नेक्स्ट बात की जाए जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट भी बात की जाए तो भारत में क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, माल्थस की थ्योरी यहाँ पर भी हम देख लेंगे, ठीक।
कि माल्थस ने क्या कहा था कि जनसंख्या जो होती है, माल्थस ने कहा कि जनसंख्या जो होती है गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, जबकि जो उत्पादन के साधन होते हैं या फिर उपयोग के साधन होते हैं वह गुणोत्तर मतलब कि समानांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। मतलब कि मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 ये मान लेते हैं, ये कैसे कोई उत्पादन का साधन मान लेते हैं। एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर एक मतलब एक दिन में एक बन रही, 2 दिन में 2 बन रही, 3 दिन में 3 बन रही, इस प्रकार से भी विकास हो रहा है उसका। जबकि जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, यहाँ पर देखेंगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16, मतलब कि ये गुणोत्तर श्रेणी है आपकी। और ये क्या है, समानांतर श्रेणी। यहाँ पर देखिए अंतर 1, यहाँ पर 1 अंतर, यहाँ पर 1 अंतर, यहाँ पर 1 अंतर, यहाँ पर 1 अंतर, मतलब 5 से 4 घटाओगे 1 निकलेगा। यहाँ पर 16 से 8 घटाओ कितना आएगा 8, यहाँ से 8 से 4 घटाओ कितना आएगा 4, यहाँ पर जो है 4 से 2 घटाओगे कितना आएगा 2, यहाँ पर 2 से 1 घटाओगे कितना आएगा 1। मतलब कि यहाँ देखेंगे 1 का गुणा 2, 2 गुणा 4, 4 का गुणा 8, देखेंगे ऐसे देखिए 1 का गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16। यहाँ पर अंतर जो है गुणों मतलब गुणे के रूप में अंतर है कि 2 का अंतर यहाँ पर है तो 4 का अंतर यहाँ पर होगा, और यहाँ पर 8 का अंतर होगा, और यहीं पर 32 लिख दिया जाए तो यहीं पर आपका 16 का अंतर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे जो है ये मान लेते हैं कि आज 1 मोटरसाइकिल बनी तो 1 व्यक्ति चलाने वाला है, कल को 2 मोटरसाइकिल बनी तो 2 व्यक्ति चलाने वाले हो गए, परसों को 3 मोटरसाइकिल बनी तो 4 व्यक्ति चलाने वाले, मतलब 1 फादिल हो गया, ठीक, मतलब 1 ज़्यादा हो गया। 4 जो है यहाँ पर मोटरसाइकिल बनी तो यहाँ पर 8 व्यक्ति चलाने को हो गए, यानी कि 4 लोगों की बढ़ोतरी हो गई। अब आप सोचिए इस प्रकार से उत्पादन के साधन जो होते हैं समानांतर श्रेणी में जब बढ़ते हैं तो माल्थस ने कहा कि वो गुणोत्तर श्रेणी में क्या बढ़ते हैं, मनुष्य जो होते हैं वह बढ़ते हैं। अब यही है जनसंख्या विस्फोट, आपका समझ लेंगे इसको। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को देखेंगे। व्हाट डू मीन ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या है भाई? ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है, ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक स्तर यानी कि विश्व, वार्मिंग मतलब होता है तापन। तो यानी ग्लोबल वार्मिंग को हम एक और नाम से क्या जान सकते हैं, वैश्विक तापन, वैश्विक तापन, ठीक है। तापन मतलब क्या होता है, तापन मतलब वार्मिंग, वार्मिंग मतलब तापन, वैश्विक मतलब होता है ग्लोबल है, ग्लोबल मतलब वार्मिंग, ठीक। तो मतलब वैश्विक तापन जो होता है यानी कि जो सूर्य का जो पराबैंगनी किरणें हैं या सूर्य के किरणों के कारण से क्या होता है, जो है ताप जो है बढ़ रहा है, तापमान की बढ़ोतरी हो रही है। जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, तापमान बढ़ने के फलस्वरूप होता जो है क्या है कि जो है पर्वत या पठार है या फिर जो पहाड़ है, बड़े बड़े जो पर्वत है उन पर पर्वतों के ऊपर आप देखे होंगे ग्लेशियर रहते हैं। मतलब ग्लेशियर मतलब होता है जो है हिमानी, हिमानी का मतलब होता है कि बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, और उन्हीं बर्फ़ के पहाड़ जब पिघलते हैं तो नदियाँ वहीं से निकलती हैं और बहती हैं, ठीक। जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो हिमनद है, उसको हिमनद कहते हैं ग्लेशियर को, या हिमानी कहते हैं। तो जो है वहाँ से पिघल करके ही नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जब तापमान बढ़ता है ग्लेशियर जो होते हैं, ग्लेशियर जो होते हैं मेरे पास दोस्तों, सॉरी, ग्लेशियर जो होते हैं ज़्यादा पिघलने लगते हैं। और जब ग्लेशियर ज़्यादा पिघलने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ग्लेशियर जब ज़्यादा पिघलेंगे तो नदियों में पानी ज़्यादा बढ़ेगा, और जब नदियों में पानी ज़्यादा बहेगा तो वो नदियों का पानी क्या होगा, उससे बाढ़ की संभावना भी बन सकती है। और साथ ही जब वही नदियों का पानी क्या होता है, समुद्र में जाता है, और समुद्र में जाने के फलस्वरूप क्या होता है, नदियों में जब पानी जाएगा तो क्या होगा, समुद्र का जलस्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नदियों का में पानी की वृद्धि से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, जगह जगह पर बाढ़ भी आ सकती हैं। जो बांध बनाए गए हैं उन बांध पर दबाव भी पड़ेगा, जिसके कारण से भूकंप वगैरह की भी संभावना हो सकती है, या कई प्रकार के भी घातक जो है प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। और इसी प्रकार से ज़्यादा दबाव बढ़ने से क्या होता है, पृथ्वी नीचे फट जाती है, फटने के बाद में वहाँ पर अंदर पानी आता है, इसके फलस्वरूप जो अंदर दहकते हुए मलबे है, लावा है, वहाँ पर जब पानी आता है तो वहाँ से क्या होती है, गैसें उत्पन्न होती हैं, और वो गैसें जो होती हैं ऊपर उठने का प्रयास करती है, क्योंकि गैसें हल्की होती हैं। और जब वो गैसें ऊपर उठने का प्रयास करती है, इसके फलस्वरूप होता क्या है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, पृथ्वी में छोटी छोटी दरारें पड़ने लगती हैं। और जब पृथ्वी में दरारें पड़ेंगी तो होगा क्या, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं यानी जहाँ पर या फिर समुद्र हैं, जहाँ पर थोड़ा सा भी लीकेज हुआ अंदर से, वहीं से मलबे जो होंगे यानी लावा जो होगा, मैग्मा जो होगा, वो बाहर निकलेगा और वही ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वह ज्वालामुखी पर्वत के रूप में बदल जाएगा, जिससे काली मिट्टी जो है उत्पन्न होती है। कई प्रकार की चीज़ें, इसमें कपास की वृद्धि, मतलब कपास अधिक मात्रा में होता है काली मिट्टी में। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से कई प्रकार की चीज़ें होती है। ग्लोबल वार्मिंग जब समझाएंगे विस्तार से आपको बता देंगे, चिंता न करें आप सभी लोग। नेक्स्ट आपका कौन सा, सतत विकास। सतत विकास का मतलब क्या होता है, सतत मतलब होता है लगातार यानी सस्टेनेबल। सतत मतलब क्या होता है, सतत को अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल, और विकास मतलब होता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसा, सतत विकास। सतत मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास हो, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रख करके किसी भी प्रकार का विकास क्या हो गया, वही सतत विकास होगा। मतलब ऐसा विकास करें या फिर ऐसा विकास जिस विकास में
पर्यावरण को ध्यान में रखा जाए, पर्यावरणीय नीतियों का जो है एक प्रकार से माना जाए, पर्यावरण नीतियों की अवमानना ना की जाए, पर्यावरण की नीतियों को, नियमों को, उसके द्वारा पर्यावरण के बनाई गई जो नीतियाँ हैं, चाहे वो 1986 की हों, चाहे 2002 की हों, जो उसके द्वारा बनाई गई नीतियाँ हैं, उन नीतियों का पालन करना एक प्रकार सतत विकास कहलाता है। इसको समझेंगे किस प्रकार सतत विकास होता है। नेक्स्ट है आपका खाद्य संकट, यानी खाद्य संकट भी जब जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, जनसंख्या विस्फोट जब इसकी समस्या आएगी तो वही समस्या कहीं ना कहीं पे खाद्य संकट भी पैदा कर देगी। ऐसे खाद्य संकट के बारे में समझ लेंगे। खाद्य मतलब होता है खाने के पदार्थों का, और संकट मतलब होता है कि संकट। ठीक, तो हम चर्चा कर लेंगे, विस्तार से आपको बता देंगे। तो ये था आपका सिलेबस, और ये सिलेबस किससे संबंध है भाई? बी तृतीय वर्ष पेपर 2 जियोग्राफी, ओके, मतलब कि यानी कि भूगोल, द्वितीय प्रश्न पत्र BA तृतीय वर्ष, ओके, जिसका नाम क्या है? पर्यावरणीय अध्ययन अर्थात इन्वायरमेंटल स्टडी, BA थर्ड ईयर पेपर 2, ओके। ये था आपका सिलेबस जो कि हमने आपको समझा दिया। हालांकि आपको थोड़ा सा बहुत अब जो रिलीफ मिला होगा, बहुत सारे लोग जो है प्रकार से इस मुद्दे को कठिन समझते थे, कठिन नहीं है। जब पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है, साथ ही साथ ये जो पारिस्थितिकी आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा कि पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, इन दोनों को समझा दूंगा विस्तार से। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है इसको भी बता दूंगा, और किस प्रकार से एक दूसरे पर जो प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता ये सब होते हैं इसको भी बता दूंगा। बिल्कुल चिंता न करो आप सभी लोग, परेशान मत हो। बस आपको एक काम करना है, प्रत्येक व्यक्ति 10-10 व्यक्तियों के पास वीडियो को लाइक और शेयर करवाइए, फटाफट से वीडियो को शेयर करवा दीजिए सभी लोग, ओके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमको बनाए रखें, और हम लगातार आप लोगों के साथ ऐसे ही मिलते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका, शायद मैं इसी का जो तीसरा पेपर होता है उसके तीनों खंडों को आपको देने का प्रयास करूंगा। एक खंड को एक वीडियो में, दूसरे खंड को दूसरी वीडियो में, तीसरे खंड को तीसरी वीडियो में दे दूंगा। तो आपके सभी खंड आपके अवेलेबल होंगे, चाहे दक्षिण पूर्व एशिया हो, चाहे दक्षिण पश्चिम एशिया हो, और चाहे सुदूर पूर्व अर्थात फॉरेस्ट एशिया हो, अर्थात पूर्वी एशिया हो। पूर्वी एशिया, सुदूर पूर्व एशिया और फॉरेस्ट एशिया मतलब एक ही बात है। ठीक, बिल्कुल चिंता ना करो। आपके कॉलेज में क्या चलते, मतलब आपने क्या लिया है उसको आप अपने हिसाब से देख करके पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग होते, तो सभी के लिए बता दूंगा, आप जो भी आपका हो उसको देख लीजिएगा। ठीक, हालांकि जिसको ना पता हो तीनों पढ़ लो, जिसको ना पता हो तीनों पढ़ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जिसको नहीं पता है वो तीनों के सिलेबस को देख लीजिएगा, और तीनों के देशों के बारे में आप गूगल करके आसानी से उनका डाटा कलेक्शन कर लीजिएगा, और बढ़िया से आप तैयारी अपनी कर लीजिएगा, ओके। मिलते हैं फिर, ओके। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को छोड़ के जाने का तो मन नहीं करता एक बार बिल्कुल, और सभी लोग बात करते हो ना, ये बहुत अच्छा नहीं लगता हमको, लेकिन इग्नोर करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। और बहुत ज़्यादा जो है जब हो जाता ब्लॉक कर देंगे। 2-3-4 व्यक्तियों को ब्लॉक भी किया था। अब ऐसा मत करें कि आप सभी लोगों को भी ब्लॉक करना पड़े, मतलब कि जो भी व्यक्ति बात कर रहे हैं सभी लोग तुम्हारे प्रिय विद्यार्थी हैं। आप सभी लोगों को देख करके ही पढ़ाने की इच्छा होती है, और पढ़ाने का मन भी करता है। तो चाहे जो भी परिस्थिति रही हो, चाहे जितने भी थके रहे हों, कहीं से आए भी हों, बट आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं हमेशा से तत्पर रहा हूँ। हालांकि सुविधा अभी उतनी उतना ज़्यादा हमारे पास नहीं, जैसे सुविधा हमारे पास हो जाती विस्तार से आपको विधिवत रूप से प्रयास रहेगा क्लासेस आपको दी जाएँ, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं कि सर जी ऐप बनवा लीजिए और उसमें पेड क्लासेस लगवाइए। तो हमने अभी तो साफ मना कर दिया सीधे कि अभी पेड क्लास नहीं लेंगे, अभी बिल्कुल फ्री में जो अपने स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री में सारी की सारी शिक्षा को देने का प्रयास रहेगा। और फिर देखेंगे धीरे धीरे अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, चूँकि यूट्यूब पर क्या होता है अगर ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आते तो उसमें क्या होता है कि दिक्कत लगने लगती है कि हाँ, मतलब कि मैं अकेले पढ़ाया जा रहा हूँ, कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति आप लोग ना बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इसी तरीके से आपको खुले मंच पर पढ़ाने का प्रयास करूँगा, और आप लोगों का प्यार दुलार मुझे और अच्छा बनाते हुए जा रहा है धीरे धीरे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम, ठीक है, चलिए।